हेलो एवरीवन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल पेश किया है जिसे माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आप देखो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी इस टॉपिक पर पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसलिए जो डेवलपमेंट हुई है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या डेवलपमेंट हुई है। इसका स्टैटिक नॉलेज जानना ज़रूरी है। इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पीआईबी का आर्टिकल है और लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो यूपीएससी को, उसने पीआईबी के ही मैक्सिमम करंट अफेयर डाले थे। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही इस पर हम लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे प्रीलिम्स का। इसके अलावा मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा और स्टैटिक बहुत सारा नॉलेज आपसे शेयर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, मिनरल्स रेगुलेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पर अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बेसिक बात करूं कि आखिर मिनरल्स होते क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जो मिनरल्स होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ मिनरल्स की, इनको दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है मेजर मिनरल्स का, दूसरा होता है माइनर मिनरल का। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, आप बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेजर मिनरल्स होते हैं उनकी बारे में अगर मैं बात करूं तो ये रेगुलेट होते हैं अंडर, ये किसके अंदर रेगुलेट होते हैं? रेगुलेट अंडर एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं। ठीक है ना। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, किसके अंतर्गत आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है खासतौर पे मेजर मिनरल्स के कंटेक्स्ट में। वहीं मैं बात करूं माइनर मिनरल्स के कंटेक्स्ट में, इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे स्टोन हो गया, वो इसके अंतर्गत आता है। ग्रेवल्स हो गए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो माइनर मिनरल्स होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट माने जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इनको पावर दी जाती है सेक्शन 15 के अंतर्गत। सेक्शन 15 जो है वो पावर प्रदान करता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, ये बात हो गई। तो ये तो हो गया बेसिक मिनरल के बारे में। और मिनरल को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या? अब अगर मैं आपको बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इस बात का मेंशन है, किस आर्टिकल में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 246 के बारे में बात करूं तो आर्टिकल 246 प्लस जो 7th शेड्यूल है, हमारी 7th शेड्यूल है, वो क्या कहती है? वो डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। किसके बारे में? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है किसके किसके बीच में? स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्टिकल 246 के अंतर्गत कवर किया जाता है। अब अगर इसमें बात करो तो मैं इसमें दो तीन चीज़ों की बात होती है। सेंट्रल लिस्ट की बात होती है, ठीक है ना। किस लिस्ट की बात होती है? यूनियन लिस्ट। सेंटर ना बोल के मैं यूनियन लिस्ट की बात करूं तो यूनियन लिस्ट में अलग अलग एंट्रीज होती हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर, ये बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम पे। क्या है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे सब क्लॉज, एंट्री नंबर, ये सब भी होता है। तो एंट्री नंबर जो 54 है, अब देखिए हर एक चीज़ का एंट्री नंबर नहीं याद करना है, लेकिन क्योंकि पीवाईक्यूज इस पर बने हैं इसलिए हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो जो एंट्री नंबर 54 है वो बात करता है रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट टू एक्सटेंड डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट में माइंस एंड मिनरल्स होते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनाएगी। जो पब्लिक इंटरेस्ट माइंस एंड मिनरल्स होते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रोल बनाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगर बात करूं स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो एंट्री नंबर 23 जो एंट्री नंबर है वो बात करता है कि स्टेट कानून बनाएगा इसमें, ठीक है ना। साथ ही अगर मैं बात करूं तो स्टेट लिस्ट का 54 जो एंट्री है वो बात करता है टैक्सेस की, ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस ऑन मिनरल्स राइट, ठीक है ना। यहाँ पे यह भी बात होती है कि ये क्या है, लिमिटेशन इम्पोज की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा मिनरल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लिया, या फिर यहाँ पे मिनरल्स के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा प्रोविजन को यहाँ पे समझ लेते हैं, प्रोविजन क्या डिमांड करता है। तो अगर मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है ये क्या कर रहा है, एक ग्रेटर सर्टेनिटी लाने का प्रयास है यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा कि एक निश्चितता लाई जाए, यूनिफॉर्मिटी लाई जाए मिनरल टैक्सेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहाँ गया एक्ट, हाँ। अब इन इंडिया माइनिंग गवर्न बाय द मिनरल्स एंड
भारत सरकार में या भारत में इस एक्ट के माध्यम से मिनरल्स को गवर्न किया जाता है। और वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है यूनियन कंट्रोल करता है ना। सेक्शन 2 इसके एक्ट का जो बात करता है। अब सेक्शन 2 में अगर मैं बात करूं कि जिसमें ये बात होती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में मिनरल्स होते हैं उसको रेगुलेट किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। अब जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म बैलेंस फिजिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा मिनरल सेक्टर में। ऐसा किसका कहना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। अब इस अमेंडमेंट की नीड क्या थी, अगर मैं बात करूं तो नीड क्या थी, कहा है हैवी टैक्स बर्डन ऑन द माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन था, उसको कम करना। अनप्रेडिक्टेबल इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस सेस अदर लेवीज। इससे क्या हो रहा था कि राज्य और केंद्र में बहुत ज़्यादा असंतुलन था, राज्य में बहुत ज़्यादा असंतुलन था। मल्टीपल टैक्स सेस लग रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म रेट्स थे टैक्स को लेके, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स का था, सेस का था, लेवीज का था, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो रहा था, मतलब पुराने समय से लागू हो रहा था। तो ये इश्यूज थे, ठीक है ना। इस इशू से बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोविजन किया ये आपको यहाँ पे समझना है। तो अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया क्या है, तो पहला यूनियन कंट्रोल ओवर मिनरल्स बियरिंग लैंड। तो यूनियन गवर्नमेंट विल नाउ आल्सो रेगुलेट मिनरल बियरिंग लैंड हैविंग मिनरल कंटेंट। तो अब क्या करेगी यहाँ पे केंद्र सरकार रेगुलेट करेगी मिनरल बियरिंग लैंड्स को जिसमें मिनरल कंटेंट होता है। ऐसे लैंड आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द MMDR एक्ट। MMDR एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान उसके द्वारा ऐसे लैंड को क्लासीफाई किया जाएगा। तो इसके प्रोविजन में बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इम्पावर हो गई है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट empowered now, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा यहाँ पे इम्पावर हो गई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यू सेक्शन 9D ऐड किया गया है। ये जो नया सेक्शन ये मांग करता है रिस्ट्रिक्ट स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग। तो स्टेट को नो टैक्स सेस और अदर लेवी बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड शैल बी इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मिनरल राइट और मिनरल बियरिंग लैंड्स। तो स्टेट के द्वारा किसी भी तरह का टैक्स, किसी तरह का सेस, कोई भी लेवी मिनरल्स राइट में और जो मिनरल बियरिंग लैंड्स है वहाँ पे नहीं लगाई जाएगी, विदर बेस्ड ऑन मिनरल क्वांटिटी, या चाहे वो क्वांटिटी के आधार पर हो, वैल्यू के आधार पर हो, किसी भी तरह से ये नहीं लगाई जाएगी। साथ ही बात करते हैं तीसरा प्रोविजन ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट लेवीज। एनी लेवी नॉट पेड और कलेक्टेड बाय द स्टेट बिफोर द अमेंडमेंट अप्लाई विल ट्रीटेड एज ए इनवैलिड। तो कोई इस तरह का, अब मान चलो अभी लागू नहीं हुआ लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई इस तरह का काम करता है तो वो इनवैलिड करा दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करता है बिल कि इम्पैक्ट में बिफोर और आफ्टर क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे यही बात होती है कि रेगुलेशन बेहतर हो जाएगा, सिंगल सेंटर डायरेक्शन फ्रेमवर्क होगा। तो क्या है ना कि जो वेरिएशन हो जाता था अलग अलग राज्य में अलग अलग टैक्सेस का, वो नहीं रहेगा। स्टेट कैन नॉट इम्पोज न्यू लेवी एक्सेप्ट अंडर कंडीशन सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशन सेट नहीं करते स्टेट के लेवीज नहीं वो कर पाएंगे, है ना। साथ ही ऑल पेंडिंग रेट्रोस्पेक्टिव ड्यू आर नाउ डिक्लेयर्ड इनवैलिड। सारे ड्यूज को जो रेट्रोस्पेक्टिव लगाया गया तो उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बात है, ठीक है। अब बात आती है कि वाई इट नीडेड, इसकी आवश्यकता क्यों थी। तो एक तो पहला क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई एंड अनइवन टैक्स बर्डन था। मतलब अगर आप देखोगे हाई एंड अनइवन टैक्स बर्डन था, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स होता था। इस वजह से क्या होता था कि माइनिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाते थे, माइनिंग ऑपरेशन बहुत कम हो पाते थे। फिर इन्वेस्टमेंट को एक लेके अनसर्टेनिटी थी। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा, पुराने समय पे जाके टैक्स लगा दोगे तो कंपनी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, ये एक रीजन है। तीसरा है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। तो हायर मिनरल्स एक्सट्रैक्शन कॉस्ट क्या करता था, कैन इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट थी। फिजिकल यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो ये सारे इशूज थे, इस वजह से इसकी आवश्यकता थी, इस वजह से ये नीडेड था, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रख ली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसको लेके हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी दिया था। 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रॉयल्टी जो है टैक्स नहीं है। तो रॉयल्टी इज ए नॉट टैक्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन था इसमें, इस बिल को लेके। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अलग से मैं लिख देता हूँ एससी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था। जजमेंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो रॉयल्टी है वो टैक्स नहीं है, इज नॉट टैक्स, वो टैक्स नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। 2026 में अमेंडमेंट हुआ था
देयरफॉर ये चीज़ें आई थी। अब अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल स्टेट और रिलेशन उसको बेहतर करने का प्रयास है, लेकिन जो भी किया अब स्टेट के पास कम पावर रहेगी तो प्रयास हो नहीं पाएगा। इसके चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे फिजिकल जो ऑटोनॉमी स्टेट की वो इससे वायलेट हो सकती है। फिर अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वायलेट होता है, राज्यों को ये लग सकता है कि भाई उनके पावर है उनको कम किया जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन से जो कोऑपरेशन होता है वो कमज़ोर होता है। तो ये सारे इशूज इससे निकल के सामने आ सकते हैं जो आपको मेंस के एस्पेक्ट में देखने हैं। तो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड भी आपको यहाँ पे समझना है कि चैलेंजेस क्या हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल ऑटोनॉमी का चैलेंजेस होगा स्टेट के लिए, फिजिकल ऑटोनॉमी का चैलेंज होगा स्टेट के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ तो क्या है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे जो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन अगर ज़्यादा होता है तो फेडरलिज्म कमज़ोर होता है, सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इश्यूज हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ वे फॉरवर्ड की, तो ये वे फॉरवर्ड में आवश्यकता होती है फिजिकल ऑटोनॉमी को बेहतर करने की, इसको बेहतर किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, इस तरह कानून में राज्यों को भी लिया जाए, लूप में लिया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए, बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए। अगर कोई लाभ ज़्यादा राज्य पा रहा है तो राज्य लाभ का बंटवारा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है ना। सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स एक्सट्रैक्शन हो, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो ये सारी चीज़ है। अब मैं बात कर लेता हूँ, चलिए क्वेश्चन की, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न कह रहा है विद द रेफरेंस ऑफ टू द मिनरल्स एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेक्शन 9 डील विद द रॉयल्टी ऑन मिनरल्स, सेक्शन 9 मिनरल की रॉयल्टीज डील करता है। दूसरा 9B प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, 9B डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात करता है। तीसरा रेगुलेशन इज एक्सक्लूसिवली अ स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। रेगुलेशन कंप्लीटली स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट और सेंटर दोनों के अंतर्गत आता है रेगुलेशन, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे इसके संबंध में याद रखनी है। तो आई थिंक सारे एस्पेक्ट हमने यहाँ पर कवर के लिए। MMDR एक्ट के बारे में देख लिया, 1957 में आया था, उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा समझ लिया, ठीक है। अब बिल में कुछ तो ऐसा नहीं रह गया, ठीक है, बिल में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। मैं इसको आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा @india's affairs by दिवस द्विवेदी चैनल में, तो वहाँ पे आपको याद रखना है। अब मैं एक मेंस का क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप इसे लिखिए और इसे आप करके आइए, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मेंस का, मेंस क्वेश्चन यहाँ पे कि जो MMDR एक्ट है, MMDR बिल 2026 सीक्स टू बैलेंस फिजिकल यूनिफॉर्मिटी in the mineral sector with constitutional principle of fiscal फेडरलिज्म। तो इसको आपको यहाँ पे आंसर करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना है।